ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में जिसे लोग डीमन स्लेयर कहते थे। वो एक सर्कस में काम करता था। ये सर्कस असल में सर्कस नहीं बल्कि एक एरिना था। एक दिन सर्कस के लीडर ने एक गॉब्लिन खरीद लाया। इस सर्कस में ज्यादातर फाइटर इंसान नहीं बल्कि डीमंस और मॉन्स्टर थे जिसे वो डीमन स्लेयर से फाइट करवाते थे। एक दिन डीमन स्लेयर सैर के लिए निकला। पीछे पीछे कुछ बच्चे उसको फॉलो करने लगे। उसने उनको डरा दिया और वो सब डर कर भाग गए। फिर उसने एक बॉटल बियर खरीदी और देखा कि कुछ लोग एक बिल्ली को मार रहे थे। ये सोचकर कि वो एक डीमन है, लोगों ने उसे बिल्ली को हैंडल करने को कहा, लेकिन उसे लगा कि ये सिर्फ एक आम बिल्ली है। उसने बिल्ली को मारा नहीं बल्कि उसको भगा दिया। लोग उसको मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखना पसंद करते थे, लेकिन असल जिंदगी में कोई उसके साथ घूमना नहीं चाहता था। सब लोग उसे मॉन्स्टर समझते थे। रात को वो स्टेज पर दोबारा परफॉर्म करने गया। अचानक उसने देखा कि वो बिल्ली जो दिन में दिखी थी असल में एक मॉन्स्टर थी। फाइट खत्म होने के बाद जब वो स्टेज से उतरा उसको लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक लड़की उसको फॉलो कर रही थी। जब वो उसे अपने रूम में नहीं दिखा तो वो बाहर निकली, लेकिन डीमन स्लेयर ने उसको पकड़ लिया। वो जानना चाहता था उस लड़की के पास जो केज है उसमें क्या है। जब वो केज के पास गया, लड़की ने काउंटर अटैक किया और अपनी गन निकाल ली। उसने दोबारा करीब आने की कोशिश की और दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट शुरू हो गई। उसने गन को जमीन पर मार दिया और लड़की को हरा दिया। तभी केज से एक आवाज आई जो उसको लड़की को छोड़ने को कह रही थी। उस लड़की ने अपनी गन छुपाकर उस केज को दोबारा उठा लिया। केज के अंदर से आवाज ने बताया कि वो डीमन स्लेयर को पहचानती है। वो एक हाफ डीमन और हाफ इंसान है जिसके साथ कई एक्सपेरिमेंट हुए थे और उसके शरीर में कई डीमन डाल दिए गए थे। वो ये भी जानती थी कि रोज डीमन पावर यूज करने से उसकी लाइफ खत्म हो रही है और जल्द ही डीमन उसको पूरा कंज्यूम कर लेगा। केज से जो आवाज आ रही थी उसने एक डील ऑफर किया। तभी केज का पर्दा हटा और एक लड़की का सर दिखा जिसका नाम आया था। वो एक इमॉर्टल थी जो 900 साल से जिंदा थी। उसने कहा कि सिर्फ डीमन उसकी इमॉर्टैलिटी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक हाफ डीमन ने उसका ये हाल किया था जिसकी वजह से वो पूरी तरह नहीं मरी। 1 साल पहले एक हाफ डीमन ने उसका शरीर चुराया था, पर वो केवल उसके मास्टर को देख सकी जो एक बूढ़ा फॉरेनर था जिसकी आवाज भारी थी और हाथ में एक छड़ी थी। आया चाहती थी कि डीमन स्लेयर उसको मारे और बदले में वो उसकी जिंदगी लंबी करने का रास्ता बताएगी, लेकिन तभी डीमन स्लेयर ने कहा उन्हें कहीं और जाके बात करनी चाहिए ताकि उसको दोबारा सर्कस में फाइट ना करना पड़े। डीमन स्लेयर ने अपना नाम सिनिची बताया। आया ने पूछा कि जब उसको पता है कि डीमन पावर धीरे धीरे उसको खत्म कर देगी तो वो फाइट क्यों करता है। सिनिची ने बताया कि अगर वो फ्यूचर में कभी अपना दिमाग खो दे और डीमन बन जाए तो फाइट के वक्त वो लोग जो उसको सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं उसके पहले शिकार होंगे। उसने सोचा कि ये मरने का सबसे मजेदार तरीका है जिसमें वो इस समाज को ठीक कर सकता है, लेकिन जब आया ने उसकी जिंदगी लंबी करने का रास्ता बताया उसने ये सोच छोड़ दिया। सिनिची ने साफ कहा कि वो आया को नहीं मारेगा क्योंकि उसको लगता है कि वो मरना नहीं चाहती बल्कि सिर्फ एक सर के रूप में जीने से बोर हो चुकी है, लेकिन वो उसका शरीर वापस दिलाने में मदद करेगा क्योंकि जिस बूढ़े ने उसका शरीर चुराया है उसी ने सिनिची को हाफ डीमन बनाया था। उसने आया से पूछा क्या उस बूढ़े की छड़ी पर एम लिखा था और आया ने इसे कंफर्म किया। अब डील बदल गई। आया को पता था कि उसका शरीर यूरोप में है, यानी उन्हें अब एक लंबा सफर तय करना होगा। सिनिची ने पूछा कि उसकी जिंदगी लंबी कैसे हो सकती है। आया ने बताया कि उसको केवल इमॉर्टल का एक सेल को खाना है जिससे उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके और वो अपने डीमन साइड को कंट्रोल कर सके, लेकिन वो अपने सिर का कोई भी पार्ट नहीं देने वाली। उसने कहा कि वो उसके स्वेट या सलाइवा में से कुछ भी चुन सकता है। सिनिची ने सलाइवा चुना। आया ने उसको अपना चेहरा करीब लाने को कहा और एक किस के जरिए उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट सील किया। वहीं फ्रांस के एक जंगल में एक वैम्पायर पिता और उसका बेटा हिरन का शिकार कर रहे थे। पिता बंदूक यूज करता है, लेकिन हिरन की तेजी के कारण वो बंदूक काम नहीं आता। उसने बंदूक छोड़ दिया और हाथों से हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ा। बेटा पूछता है कि अगर वो बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उसने लाया ही क्यों। पिता ने बताया कि ये बंदूक उसे मेयर ने तोहफे में दिया था, इसलिए वो एक बार ट्राई करना चाहता था। काउंट ड्रैकुला के मरने के बाद से वैम्पायर इंसानों के साथ रहने लगे थे क्योंकि उन्हें इंसानों के खिलाफ लड़ने से बेहतर उनके साथ रहना सेफ लगा। घर वापस आते वक्त बेटे ने पिता से पूछा कि वो चांदी की चीजें क्यों रखता है।
पिता ने बताया कि ये इसलिए कि दूसरा शिकारी इन्हें वैम्पायर के खिलाफ यूज ना कर सके। घर के स्टोरेज रूम में जाते ही पिता ने एक चांदी की बुलेट देखी जिसमें वैम्पायर का खून लगा था। घबराहट में वो अपने परिवार को ढूंढने निकला। उसने अपने बड़े बेटे और बटलर को देखा और जब उसने अपनी वाइफ और छोटी बेटी के बारे में पूछा तो पता चला कि वाइफ कमरे में है और छोटी बेटी मेड के साथ गाना गा रही है। घर में कोई भी घुसपैठिए का निशान नहीं था। वो अपनी वाइफ के कमरे में गया पर वो ये देखकर घबरा गया, उसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी। कुछ दिन बाद कई जर्नलिस्ट उसके घर पे आने लगे। वो लॉर्ड गोडार्ड था और 20 साल तक इंसानी खून ना पीने की वजह से उसे एक आम नागरिक का हक मिला था, लेकिन कुछ भेदभाव करने वाले लोग उसे निशाना बनाते थे। जर्नलिस्ट ने उसे घेर लिया। वो प्रेस से कुछ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन एक छोटी जर्नलिस्ट लड़की एनी ने पूछा कि वो इस केस के बारे में क्या करना चाहता है। गोडार्ड ने एक डिटेक्टिव हायर करने का फैसला किया है क्योंकि पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं था। एनी को शक हुआ कि उसने आया और सिनिची को हायर किया है और गोडार्ड ने उसकी बात को कंफर्म किया। वहीं आया और सिनिची लॉर्ड गोडार्ड से मिलने जा रहे थे। गोडार्ड के मुताबिक आया और सिनिची पहले भी काफी मॉन्स्टर रिलेटेड केस सॉल्व कर चुके हैं। हालांकि इनकी असली पहचान और सच जानना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी उन्हें पुलिस से ज्यादा भरोसा इन पर था। गाड़ी से उतरते वक्त सिनिची ड्राइवर से किराए कम करने के लिए बहस करने लगा। आया चाहती थी कि वो बेचारे ड्राइवर को तंग ना करे, लेकिन सिनिची ने किराया कम करवा ही लिया। पर जब बात पैसे देने की आई तो सिनिची के पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने ड्राइवर को लॉर्ड गोडार्ड से पैसे लेने को कहा। ड्राइवर रोने लगा और गोडार्ड के पास गया। उसने गोडार्ड से शिकायत की कि कैसे सिनिची उसे तंग कर रहा था। गोडार्ड ने उसे शांत होने को कहा और अपने बटलर को उसे पैसे देने को कहा। फिर सिनिची ने खुद को गोडार्ड से इंट्रोड्यूस किया। तभी गोडार्ड ने आया की आवाज सुनी तो उसे लगा कि ये मेड शिजुको बोल रही है, लेकिन आया ने शिजुको को कहा कि वो उसका सामान रख दे, जिससे गोडार्ड और कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि आया की आवाज कहाँ से आ रही थी। फिर जब उनकी काम की बात शुरू हुई, सिनिची ने केज से पर्दा हटाया और गोडार्ड और उसके दोनों बेटों को दिखाया कि आया सिर्फ एक सिर है, वो सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जिंदा थी। आया ने गोडार्ड से पूरा क्राइम सीन दोहराने को कहा। गोडार्ड उन्हें अपने वाइफ के कमरे में ले गया। वैम्पायर का शरीर जल्दी सड़ जाता है, इसलिए उसकी वाइफ को दफना दिया गया था, लेकिन उसकी फोटो अभी भी थी। फोटो में दिखा कि उसकी वाइफ के दिल में किसी नोकीली चीज से मारा गया था। उसकी वाइफ का चेहरे पर कोई लड़ने का निशान नहीं था, मतलब वो सो रही थी जब ये हुआ। इससे पता चलता है कि कातिल ने सीधे दिल में मारा होगा। चेयर के पीछे कोई खरोच नहीं था और ये भी कि कातिल वैम्पायर के तेज सेंसेस से कैसे बच गया, जो दिखाता है कि कातिल काफी एक्सपीरियंस था। बाहर कोई जख्म नहीं था, तो शायद कातिल ने होली वाटर का इस्तेमाल किया होगा कुछ छुपाने के लिए। होली वाटर की बोतल वही थी जिसके मुंह पर खून के दाग थे। एक और प्रॉब्लम था, स्टोरेज रूम में सिल्वर का स्टेक जिसकी चाबी सिर्फ गोडार्ड और बटलर के पास थी, और वैम्पायर चांदी को छू नहीं सकते क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो जल जाते हैं, जिसे हील होने में काफी हफ्ते लग सकते हैं। इससे आया को 7 पॉइंट समझ में आए। पहला, कातिल कोई करीबी होगा जो वाइफ के सेंसेस से बच सका। दूसरा, कातिल ने रात को क्यों अटैक किया जबकि वैम्पायर दिन में कमजोर होते हैं। तीसरा, स्टोरेज रूम का ताला टूटा हुआ क्यों था और होली वाटर की बोतल यहाँ क्यों छोड़ी गई। चौथा, कातिल को सिल्वर के स्टेक के बारे में कैसे पता था और वाइफ का कमरा और उसके सोने का टाइम कैसे मालूम था। पांचवा, कातिल ने सिल्वर के स्टेक को वापस स्टोर में क्यों रखा। ये सब सुनकर गोडार्ड को चक्कर आने लगे। अचानक उसकी छोटी बेटी उसे ढूंढते हुए वहां आई, लेकिन सिनिची को देखकर डर कर भाग गई। आया ने कहा कि वो छठा और 7वां पॉइंट बाद में बताएगी। फिर आया ने गोडार्ड के पूरे परिवार के साथ डिनर किया। ड्राइवर को भी बुलाया गया, लेकिन वो कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रहा था। आया का सिर्फ सर देखकर वो हैरान था। गोडार्ड का परिवार सिर्फ खून पीता था अपनी ताकत बनाए रखने के लिए। बाकी सभी गेस्ट को नॉर्मल खाना दिया गया और आया को कुछ खाने की जरूरत नहीं थी। गोडार्ड के परिवार को दोनों डिटेक्टिव की काबिलियत पर शक था। उन्हें लगा कि ये दोनों धोखेबाज और भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन गोडार्ड को ये दोनों थोड़े अजीब लेकिन काफी तेज लगे।
जब वो उनसे इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था। तभी आया ने अपनी काबिलियत दिखाने का फैसला किया और ड्राइवर से उसकी वाइफ के साथ लड़ाई के बारे में बात करने लगी। ड्राइवर हैरान होकर पूछता है कि आया को कैसे पता वो अपनी वाइफ के साथ लड़ाई करता है। आया कहती है कि ड्राइवर शराबी था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे पीने से मना किया। आया ने उसकी शर्ट देखी जिसमें धब्बे थे, जिससे पता चलता है कि वो अक्सर अपने शर्ट पर खाना गिराया करता था और उसकी वाइफ बार बार उसे धोती थी। ऐसा तभी होता है जब वो पूरे नशे में भंड हो। दूसरी बात ये थी कि उसकी दाढ़ी सेव नहीं थी, लेकिन शर्ट एकदम साफ थी, बटन भी दोबारा सिले हुए थे। इससे पता चलता है कि वो एक हफ्ते से नहीं पिया, क्योंकि उसकी शर्ट एक हफ्ते से धुली नहीं थी। ये साफ था कि उसकी वाइफ उसके शराब पीने से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने परिवार में शांति के लिए पीना छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने ध्यान रखने वाली वाइफ की कदर करनी चाहिए और उसने शराब छोड़ने का फैसला किया। गोडार्ड के बड़े बेटे को यकीन हो गया। उसे लगा कि आया भी बिल्कुल शर्लॉक होम्स जैसी तेज है। आया ने केस के बारे में उनसे और पूछा। गोडार्ड की वाइफ की बॉडी लगभग 1:30 में मिली थी और उनके परिवार का आदत था कि 12 बजे वो साथ मिलकर ऐसे ही डिनर करते थे। 12:30 बजे गोडार्ड की वाइफ ने खाना खत्म किया और अपने कमरे में आराम करने चली गई। खाने के बाद गोडार्ड अपने बड़े बेटे से लाइब्रेरी में मिलता है, जहाँ टाउन मैनेजमेंट की बात होती है। छोटी बेटी भी वहीं थी। फिर गोडार्ड शिकार पे चला गया। जब वो स्टोर रूम में अपने सामान लेने गया तो कुछ अजीब नहीं था। बाहर जाते वक्त उसका दूसरा बेटा उसके साथ गया और दोनों जंगल में साथ थे जब तक घर वापस नहीं आए। गोडार्ड ने हिरन पर 3 गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया था। बड़े बेटे को भी ये 3 गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। पिता के शिकार पर जाने के बाद बड़ा बेटा रीडिंग रूम में वापस गया और अपनी बहन को मेड के पास छोड़ दिया। आया ने दूसरे बेटे से पूछा कि खाना खत्म होने से लेकर शिकार पर जाने तक वो क्या कर रहा था। ये सवाल सुनकर वो चिढ़ गया, लेकिन आया ने कहा कि अगर वो बेकसूर है तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा बेटा सबसे ज्यादा शक के दायरे में था, क्योंकि 12:30 से 1 बजे तक वो अपने कमरे में था और उसने कोई आवाज नहीं सुनी। आया ने मेड से पूछा कि 12:30 से 1:30 तक वो क्या कर रही थी। मेड ने बताया कि वो सफाई कर रही थी, लेकिन जब छोटी मिस अपने भाई को तंग कर रही थी तो उसने छोटी मिस के साथ 1:30 तक समय बिताया। इस बीच वो 1-2 मिनट के लिए बाथरूम गई थी और वापस चली आई। छोटी बेटी ने उसकी बात को कंफर्म किया। बटलर के बारे में पता चला कि वो बस काम कर रहा था और गोडार्ड का शेड्यूल अरेंज कर रहा था और वो उस वक्त हमेशा अकेले ही होता था। सबका जवाब सुनने के बाद आया ने कहा कि कातिल घर का ही कोई बंदा है, क्योंकि जैसा उसने पहले बताया, अगर कातिल बाहर का होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। तभी छोटी बेटी दौड़ पड़ी और मेड उसके पीछे चली गई। डिनर खत्म हुआ और आया ने शिजुको से कहा कि घर के दोनों सर्वेंट पर नजर रखे। तभी बड़ा बेटा उनके पास आता है और उन दोनों डिटेक्टिव को धमकी देता है कि उसकी माँ का कातिल वो नहीं है। आया को पता था कि वो कातिल नहीं है, क्योंकि उसने डिनर के वक्त सबके हाथों को देखा था और तीनों वैम्पायर के हाथ पर कोई चोट नहीं थी, जो ये साबित करता है कि उन्होंने चांदी के स्टेक को नहीं पकड़ा था। अब आया को वो स्टेक ढूंढना था और चेक करना था। इस वक्त शिजुको घर के दोनों सर्वेंट पर नजर रख रही थी। तभी 1 बजे बटलर काम पे जाना चाहता है, लेकिन शिजुको उसे रोक देती है। मेड ने बताया कि गोडार्ड और शिनिची जंगल में गए हैं। ये सुनकर बटलर थोड़ा बेचैन और चिंतित हो जाता है। जंगल में चलते वक्त गोडार्ड आया को एक ऐसे क्रिएचर के बारे में बता रहा था जिसे इमॉर्टल माना जाता है और जो हजारों सालों से जिंदा है। आया ने खुलासा किया कि इस मॉर्टल क्रिएचर की भी एक कमजोरी है, जो है डीमंस। डीमंस इमॉर्टल को मार सकते हैं, लेकिन डीमंस की डिफेंस काफी कमजोर होती है, जिससे वो एक गोली से भी मर सकते हैं। आया ने फिर कहा कि इंसानों ने लगभग सारे डीमंस को खत्म कर दिया है और अब बहुत कम बचे हैं। गोडार्ड को एहसास हुआ कि वो दोनों अपने बारे में बात कर रहे थे, एक डीमन और एक इमॉर्टल। दोनों को पता चल गया कि उनकी पहचान खुल चुकी है, तो उन्होंने छुपाना भी छोड़ दिया। अचानक गोडार्ड पर एक हमला होता है। उसने लाइट बंद कर दी और उस शख्स को पकड़ने के लिए दौड़ा। उसने हंटर को तुरंत पकड़ लिया और गोडार्ड को लगा कि उसी ने उसकी वाइफ का कत्ल किया है, लेकिन आया ने गोडार्ड से इस शख्स को छोड़ने को कहा। उस शख्स के स्लीव पर धूल थी, जो ये साबित करता है कि वो लंबे सफर करके ट्रेन से आया है, और उसके पूछने पर पता चला कि वो एक हंटर का बदला लेने आया था जिसे गोडार्ड ने मारा था। लेकिन गोडार्ड ने बताया कि उस हंटर ने पहले उस पर हमला किया था और गोडार्ड केवल खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसने उस हंटर के बारे में बताया जो गोडार्ड को मारने का प्लान बना रहा था और काफी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसे किसी की मदद मिल रही थी। उस हंटर के पास एक स्टेक था और उसे पता भी नहीं था कि वो चांदी का था। आया ने गोडार्ड से कहा कि वो उस आदमी को छोड़ दे, क्योंकि उसे अब सबक मिल चुका है। आया ने बताया कि इस हंटर की वजह से
उन्हें अब जंगल में भटकने की जरूरत नहीं थी। उसने गोडार्ड से कहा कि वो वापस घर जाए और सबको इकट्ठा करे क्योंकि वो केस सॉल्व करने वाली थी। वापस आने पर आया ने बताया कि कातिल यही मौजूद लोगों में से कोई है। बड़ा बेटा इस पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन गोडार्ड ने पहले आया की बात सुनने का फैसला किया। आया ने अपने 7 पॉइंट्स को दोहराया। पहला, कातिल कोई जान पहचान वाला था जो गोडार्ड की वाइफ के सेंसेस से बच सका। दूसरा, कातिल ने रात को अटैक किया, बल्कि वैम्पायर तो दिन में कमजोर होते हैं। तीसरा, कातिल ने होली वाटर की बोतल वहीं छोड़ दी। चौथा, कातिल को घर के लोगों का शेड्यूल अच्छे से पता था। पांचवा, कातिल ने जानबूझकर चांदी का स्टेक स्टोर रूम में छोड़ा। छठा पॉइंट आवाज से रिलेटेड था। जब गोडार्ड की वाइफ का कत्ल हुआ, बड़ा बेटा और बटलर उसके कमरे के पास थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना, जो काफी अजीब था। लेकिन दोनों का साथ मिलकर कत्ल करने की संभावना भी नहीं थी। आया ने सोचा कि कत्ल 1 बजे से पहले हुआ होगा। कातिल ने स्टेक से हमला करते वक्त आवाज दबाने के लिए कुछ रखा होगा, लेकिन सीन पर सिर्फ एक कोड था। शायद कातिल ने सिर्फ अपनी कलाई की ताकत से स्टेक को बॉडी में डाल दिया होगा। आया फिर कहती है, कातिल ने हैमर क्यों नहीं इस्तेमाल किया, जबकि हैमर की आवाज तो आम थी, क्योंकि गोडार्ड की वाइफ अक्सर हैमर से फर्नीचर ठीक करती थी। शायद कातिल को डर था कि हैमर से स्टेक टूट जाएगा। इससे ये नतीजा निकला कि कत्ल वाला स्टेक चांदी का नहीं था। स्टोर रूम में गोडार्ड ने जो चांदी का स्टेक देखा वो शायद एक झूठा निशाना था। लेकिन ऐसा कौन सा मटेरियल होगा जो गोडार्ड की वाइफ की मौत का कारण बने, लेकिन हैमर से टूट जाए। आया ने इसे छोड़कर 7वां पॉइंट पर ध्यान दिया। वाइफ के कमरे में मिली बोतल असल में होली वाटर के लिए नहीं थी, क्योंकि बोतल बाहर से तो गंदी थी पर अंदर से भी साफ नहीं थी। अगर उसमें पानी होता तो बोतल के अंदर गंदा कैसे रहता? मतलब बोतल शुरू से खाली थी और झूठ के लिए वहाँ रखी गई थी। लेकिन गोडार्ड की वाइफ के जख्म में होली वाटर के निशान थे। इससे आया ने अंदाजा लगाया कि कातिल ने होली वाटर को जमा कर स्टेक बनाया और उसे कत्ल किया होगा। सीन पर कोट खून के छींटों से छुपने के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। जमा हुआ स्टेक जल्दी पिघल गया होगा और वाइफ की त्वचा को नुकसान पहुंचाया होगा। फिर कातिल ने वाइफ का खून लिया होगा और गोडार्ड के शिकार पर जाने का इंतजार कर रहा होगा और फिर स्टोर रूम में जाकर झूठा क्राइम सीन बनाया होगा। और इस सब का मतलब ये था कि गोडार्ड समझे कि कत्ल 1 बजे के बाद हुआ होगा, ना कि पहले, ताकि 12:30 से 1 बजे के बीच गायब हुए शख्स कातिल लगे। इस हिसाब से 2 लोग शक के दायरे में थे, मेड और उनका दूसरा बेटा। लेकिन कातिल को इतना मजबूत होना था कि स्टेक बॉडी के अंदर डाल सके और झूठा सीन बनाने का वक्त भी उसके पास हो। सबसे ज्यादा शक दूसरे बेटे पर गया। दूसरा बेटा बोलने लगा कि वो वैम्पायर है, वो चांदी का स्टेक या होली वाटर नहीं छू सकता। ये सच था, लेकिन आया ने कहा कि अगर कातिल ने अपने चांदी से घायल हाथ काट दिए हो और फिर नया हाथ उगाया हो तो बात अलग है। इससे ये साबित हुआ कि दूसरा बेटा ही कातिल था। वो घबरा गया और आया पर हमला करने दौड़ा, लेकिन सिनिची ने उसे पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। आया के मुताबिक दूसरा बेटा इसलिए कातिल था क्योंकि वो इंसानों के खिलाफ था और उनसे नफरत करता था। लेकिन गोडार्ड ने इंसानों से दोस्ती करने का फैसला किया था। उसने ये केस बनाया ताकि गोडार्ड को होश आए। उसने ही उस हंटर से कांटेक्ट किया जिसने गोडार्ड पर हमला किया और छोटे बेटे ने उसी से चांदी का स्टेक और कंटेनर चुरा लिया। गोडार्ड के परिवार अक्सर चर्च जाते थे, इसलिए उसने आसानी से होली वाटर वहाँ से ले लिया। उसे हंटर के आयरन कंटेनर में डाल दिया और रात को जंगल में छोड़ दिया ताकि वो जम जाए। बाकी सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा देखा गया। वहीं छोटा बेटा अब सिनिची पर हमला कर रहा था, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सिनिची ने उसे पूरी तरह हरा दिया। जब सब कुछ साफ हो गया, वो छोटे बेटे को खत्म करने के बाद आया के पास वापस आया। आया और सुनिची जाने के लिए तैयार थे। सुबह होने वाली थी जब वो छोटी जर्नलिस्ट एनी वहाँ पहुंची। एनी और सिनिची का ग्रुप पहले से एक दूसरे को जानता था, इसलिए उसे पता था कि आया सिर्फ एक सिर है। सिनिची ने कहा कि अगर वो केस के बारे में जानना चाहती है तो बटलर से पूछे। तभी शिजुको और सिनिची एक दूसरे से झगड़ने लगे, जबकि आया ने गोडार्ड से पूछा कि वो ठीक है या नहीं। उसने अपनी वाइफ और अब एक बेटे को खो दिया था, लेकिन उसे अब भी दुनिया के सामने सब सच बताना था। आया ने फिर उससे छड़ी वाले शख्स के बारे में पूछा कि क्या गोडार्ड ने पहले उसे कहीं देखा है। गोडार्ड ने बताया कि वो उससे हाल ही में मिल चुका है। उस बूढ़े आदमी ने उसे लंदन चलने का ऑफर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया था। इस नए क्लू के साथ सिनिची और आया ने अपना सफर जारी रखा। आगे हम 2 नए कैरेक्टर को देखते हैं। एक सफेद बालों वाला जिसे फैंटम ऑफ द ओपेरा के नाम से जाना जाता था, और दूसरा ब्लॉन्ड था जिसके पास फैंटम के लिए एक काम था, जो था लंदन के एक म्यूजियम से हीरा चुराने का, जहाँ डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स काम कर रहा था। फैंटम ने ये काम एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे दिन न्यूज से पता चला फैंटम को हायर करने वाला मास्टरमाइंड चोर लुपिन था। इस वक्त सिनिची और आया लंदन पहुंच चुके थे। जर्नलिस्ट एनी भी उनके पीछे वहां आ चुकी थी। सिनिची का ग्रुप एक छड़ी की दुकान पर गया, जहां से उन्होंने कस्टमर
कस्टमर लिस्ट चुरा लिया था। दुकान से निकलते वक्त एक गली में 2 आदमियों से उनका सामना हुआ जो सिनिची के पास वाली कस्टमर लिस्ट वापस मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने उसे ये चुराते हुए देख लिया था। अचानक पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और एक गाड़ी में ले गए। गाड़ी में 2 जुड़वा भाई भी थे जो पहले से गिरफ्तार थे। आया और वो दूसरा आदमी जो उन्हें गली में मिला था, दोनों ने इन्हें चोर के रूप में पहचान लिया था क्योंकि उनके हाथों पर लाल निशान थे जो भारी चीजें उठाने से आए होंगे और उनके नाखून के नीचे धूल थी जो ये दिखाता है कि उन्होंने भारी सिरेमिक चीजें उठाई थी। उनकी सही पहचान होने पर एक जुड़वे भाई ने गलती से अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं न्यूज़पेपर में छपा था कि एक मशहूर शख्स फिन मास्टरमाइंड चोर लुपिन के खिलाफ जांच के लिए डिटेक्टिव हायर कर रहा था जो उसके खजाने पर निशाना लगा रहे थे। इत्तेफाक से उन्होंने 2 डिटेक्टिव हायर किया था, आया और शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स भी उसी गाड़ी में उनके साथ था। जब पुलिस को ये पता चला, उन्होंने गाड़ी को फिन के मैंसन की तरफ मोड़ दिया। मैंसन में पता चला कि फिन और उसके बटलर ने 80 दिन में दुनिया भर का सफर करने का रिकॉर्ड बनाया था। एनी जो अब मैंसन के गेट के बाहर थी, 2 मशहूर डिटेक्टिव को एक साथ देखकर काफी एक्साइटेड थी। फैंटम भी दूर से उन पर नजर रखे हुए था। जब उन्होंने मास्टर फिन से मुलाकात की तो वो आया से मिलकर ज्यादा हैरान नहीं हुए क्योंकि उन्होंने एक इमॉर्टल पर्सन के बारे में पहले से सुना था। आया ने कहा कि वो सिर्फ मॉन्स्टर रिलेटेड केस ही देखती है, इसलिए ये केस शायद उसके लिए ज्यादा मददगार नहीं होगा। लेकिन फिन के लिए मास्टरमाइंड चोर लुपिन किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। दोनों डिटेक्टिव को लगा कि 2 डिटेक्टिव्स का होना थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उन्होंने केस आगे बढ़ाया। मास्टरमाइंड चोर लुपिन ने एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था कि 19 तारीख को रात 11 से 11:30 बजे के बीच में वो ब्लैक नाइट नाम का हीरा चुरा लेगा। असल में ये हीरा काला था, इसलिए इसका ये नाम था। ये काफी कीमती था और कभी डिस्प्ले नहीं किया गया बल्कि एक सुरक्षित बेसमेंट में रखा था। उनकी बातों से पता चला कि बेसमेंट के साउथ अंडरग्राउंड में एक कैनाल था जो इतना बड़ा था कि कम से कम एक इंसान घुस सकता था। शर्लॉक ने पूरा इलाका को बंद करवा दिया। हीरा 100 से ज्यादा गार्ड और पुलिस के साथ सुरक्षित था। साथ में 2 डिटेक्टिव और एक 200 साल पुरानी इंश्योरेंस कंपनी के 2 रिप्रेजेंटेटिव भी थे। लुपिन की जांच के मुताबिक इस कंपनी के पास 7 सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं जो अपने क्लाइंट की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो सब सफेद कपड़े पहनते हैं। मास्टर फिन की हिफाजत के लिए पहले 2 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, नंबर 5 रेनॉल्ड और नंबर 7 फातिमा। आया ने रेनॉल्ड को पहचान लिया जो उनके लिए सबसे बड़ा रुकावट था। रेनॉल्ड ने भी आया और सिनिची को देखकर अपनी नफरत दिखाई क्योंकि वो इंसान नहीं थे। इसके बाद मास्टर फिन उन सभी को बेसमेंट की ओर ले जाते हैं जहां उन्होंने हीरा रखा था। इस जगह को खोलने के लिए 3 चाबियां और 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। ब्लैक नाइट हीरा एक सेफ में रखा है। आया ने देखा कि सेफ चांदी का बना है जिससे वेम्पायर्स और वेयरवुल्फ दोनों नफरत करते हैं। इस हीरे के पीछे एक हिस्ट्री था। 20 साल पहले फिन के एक दोस्त ने 14th सेंचुरी का एक रेलिक से हीरा निकाला था। उसने हीरा सेफ में रखा और फिन को दे दिया। फिन ने 10 साल लगाकर उसके मैकेनिज्म को समझा और हीरा निकाला। हीरा पर कुछ लिखा हुआ था जिसे आया ने पढ़ा, जिसमें वेयरवुल्फ का जिक्र था। फिन ने बताया कि जब वो हीरे के बारे में पता कर रहा था तो पता चला कि सदर्न जर्मनी में एक ट्राइब थी जिसे वेयरवुल्फ ट्राइब ने खत्म कर दिया था। अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए उन्होंने अपने वंश को एक अटूट हीरा और चांदी का सेफ के जरिए दुश्मन के छुपने की जगह का पता दिया जिसे वेयरवुल्फ छू नहीं सकते थे। कमरे के बारे में और जानकारी थी। 3 तालों के अलावा कमरे में बाहर से बात करने के लिए एक माइक्रोफोन था और छत पर एक एयर वेंट था जिसे लोहे की जाल से बंद किया हुआ था ताकि कोई इंसान ना घुस सके। आज के लिए इतना जांच काफी था। जाने से पहले शर्लॉक ने फिन के कान में कुछ कहा। सिनिची ने आया से पूछा कि क्या उसके पास लुपिन से निपटने का कोई तरीका है और आया ने बताया कि उसके पास एक तरीका तो है। 19 तारीख की दोपहर को सिनिची का ग्रुप नदी के किनारे बैठा था। आया ने कहा कि वो वैक्स म्यूजियम जाना चाहती है तो शिजुको रास्ता पूछने चली गई। उसी वक्त शर्लॉक का असिस्टेंट वाटसन और शर्लॉक का भाई एक कमरे में गए जहाँ शर्लॉक बैठा था। उन्होंने महसूस किया कि वो शख्स शर्लॉक नहीं है क्योंकि शर्लॉक का नाखून इतना लंबा नहीं था और असली शर्लॉक उनके पीछे था। उस शख्स ने अपना मास्क उतारा और वो मास्टरमाइंड चोर लुपिन था। लुपिन ने ये दावा किया कि कोई भी ताला ऐसा नहीं जो वो तोड़ नहीं सकता। फिर वो विंडो से जंप करके एक कार में फैंटम के साथ भाग गया। वहीं सिनिची का ग्रुप म्यूजियम की तरफ जा रहा था जब उन्होंने सोचा कि शर्लॉक से एक बार मिल लेना चाहिए, लेकिन केज में आया नहीं थी। सिनिची ने गलती से किसी और का बर्ड केज उठा लिया था
और ये देखकर शिजुको ने गुस्से में उसे जोर सा मुक्का मार दिया। दोनों आया को ढूंढने लगे। तभी भागते वक्त लुपिन ने शिजुको को ऑलमोस्ट टक्कर ही मार दिया था, पर वो बच गई। शिजुको ने पूछा कि क्या उन्होंने कोई बर्ड केज देखा है। लुपिन जो लड़कियों का दीवाना था, शिजुको को कार में साथ चलने को कहता है ताकि वो एक साथ केज ढूंढ सकें। तभी शिनिची अचानक एनी से दोबारा मिलता है और वो दोनों साथ में आया को ढूंढने निकल जाते हैं। सरलुक के भाई के घर पर सरलुक ने कहा कि उन्हें शिनिची और आया से सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। उसने कहा कि आज की रात हीरा वेयरवुल्फ ट्राइब को ढूंढने का क्लू हो सकता है और शायद शिनिची और आया हीरा चोरी होने से ना रोके बल्कि खुद उसे चुराने की कोशिश करेंगे। सड़क पर जिस शख्स ने गलती से आया का केज उठाया था, उसने आया को देखकर घबराहट में केज सड़क पर फेंक दिया। एक कार ने आया के केज को टक्कर मार दी और ये कार क्रिमिनल जुड़वा भाइयों का था। दोनों पुलिस से भाग चुके थे और जब से उन्होंने आया को देखा था उनकी नजर उसी पर थी। उसी वक्त शिजुको वहाँ से गुजर रही थी और जैसे ही उसने आया को जुड़वा भाइयों की कार पर देखा, उसने तुरंत उनका पीछा किया। एनी और शिनिची भी पास में ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने आया और शिजुको को देखा तो वो दोनों भी उनके पीछे भागने लगे। शिनिची घर की छत पर चढ़ गया और सीधे जुड़वा भाइयों के कार पर कूद पड़ा। आया को बचा लिया और उसे केज में वापस रख दिया। जब लुपिन ने उनके ग्रुप को देखा तो बर्ड केज डिटेक्टिव के रूप में उन्हें पहचान लिया और आया भी लुपिन को देखकर पहचान चुकी थी क्योंकि वो सरलुक जैसे आउटफिट पहना हुआ था। शिनिची ने अपने नाम डीमन स्लेयर बताया, ये कहता हुआ कि वो लुपिन से ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर लुपिन उसे सबक सिखाना चाहता था। उसने मार्बल्स फेंका और उन पर पिछलकर हमला करने लगा और दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो गई। लुपिन ने शिनिची के माथे पर एक मार्बल मारा और उसके बाद लुपिन ने उसके जबड़े पर एक जोर का अपरकट मारा जिससे वो बेहोश हो गया। लुपिन ने आया के ग्रुप को इस मामले से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सब कुछ आया के प्लान के मुताबिक चल रहा था। रात 8 बजे मास्टर फिन के मैंसन में जाने से पहले सबकी तलाशी ली गई। जब एक फ्रेंच इंस्पेक्टर आए, सरलुक ने उनकी दाढ़ी खींचकर चेक किया कि कहीं वो लुपिन तो नहीं, फिर हाथ मिलाकर उसे अंदर ले गया। कमरे में आया के ग्रुप ने सरलुक के लिए एक खत छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो बाहर की सुरक्षा का जिम्मा लेंगे। सरलुक ने इसे नजरअंदाज किया, सोचकर कि सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर के दिमाग को समझ सकते हैं। रेनॉल्ड ने कहा कि वो इस धूल भरे कमरे में नहीं रहेगा और बाहर से नजर रखने चला गया। सरलुक को पता था कि वो लुपिन को पकड़ना चाहता है तो उसने इजाजत दे दी। अब कमरे में सिर्फ 6 लोग बचे थे। अभी 3 घंटे बाकी थे जब तक लुपिन के आने का वक्त था, लेकिन सबने दरवाजा जल्दी बंद करने का फैसला किया। सब चांदी के सेफ के आसपास बैठे थे ये देखने के लिए कि लुपिन क्या करता है। रात 10 बजे बाहर एक धमाका हुआ। तभी उन्हें पता चला कि एक ऑफिसर की यूनिफॉर्म चोरी हो गई है। सरलुक ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और सारे तालों पर गोली मार दी जिससे वो बेकार हो गया। अब ये कमरा पूरी तरह बंद हो चुका था। ना कोई अंदर आ सकता था ना बाहर जा सकता था। अगर किसी ताला तोड़ने वाले को भी बुलाया जाए तो 5 घंटे लगेंगे। सरलुक ने ये इसलिए किया क्योंकि लुपिन ने दावा किया था कि वो कोई भी ताला तोड़ सकता है, लेकिन अगर ताला ही खुलने लायक ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी ये बात सुनकर वहाँ खड़े लोगों को लगा कि सरलुक सच में एक जीनियस है। 11 बजने से 5 मिनट पहले जब कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी, मास्टर फिन ने कहा कि सरलुक और वाटसन अपने हाथ सेफ पर रखें। 11:10 कमरा हिलने लगा। पहले के धमाके के कारण अब पानी वेंट के जरिए अंदर भरने लगा था। सरलुक को एहसास हुआ कि वो उतना स्मार्ट नहीं है जितना वो सोच रहा था। लुपिन ने उसे बुद्धू बना दिया था, जिससे उसकी बातों में आकर उसने तालों को बर्बाद करने का फैसला किया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। रेनॉल्ड को जब पता चला कि लोग बेसमेंट में फंस चुके हैं, उसने फातिमा को उन्हें बचाने के लिए भेजा और वो खुद लुपिन पर नजर रखने के लिए वहीं रुका। नीचे फंसे लोगों को यकीन था कि पानी पूरा कमरा में नहीं भर सकता, इसलिए वो ज्यादा घबराए नहीं। उन्होंने प्लान बनाया कि जब पानी बढ़ेगा तो वो छत पर लगी स्टैचू को पकड़ लेंगे। फातिमा वहाँ पहुंची और दरवाजा तोड़कर उन्हें निकालने लगी, लेकिन जब सारा पानी निकल गया, सेफ सच में गायब हो चुका था। ये ठीक 11:30 में हुआ और किसी को नहीं पता था कि लुपिन ने सेफ कैसे चुराया, जबकि कमरा पूरी तरह से बंद था। इसके बाद सब पहले खुद को सुखाने के लिए चले गए। फिर ये सोचना था कि अब आगे क्या करना है। फायरप्लेस के आसपास आकर सभी लोग डिस्कस करने लगे। सरलुक ने फ्रेंच इंस्पेक्टर से हैंडकफ मांगा और उसे बांध दिया। सरलुक को पता था कि ये लुपिन है, क्योंकि पुल पर चलते वक्त उसके कदमों से पुल से क्रैकिंग साउंड नहीं आई थी, यानी उसका ये भारी पेट
नकली था। लुपिन ने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया। लुपिन ने बताया कि उसने पानी के जरिए एक रस्सी डाल दी थी और कमरे के अंदर उसने रस्सी को सेफ से बांध दिया ताकि उसका साथी उसे बाहर से खींच ले। लुपिन ने अपना मास्क उतारा, लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि वो जीत चुका है। तभी पता चला कि सेफ के अंदर हीरा था ही नहीं, क्योंकि सरलोक ने उसकी जगह बदल दी थी। असली हीरा कोट के जेब में था, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो भी वहाँ नहीं था। लुपिन ने उसे अपने हाथ में छुपा रखा था और वो एक स्मोक बम इस्तेमाल करके भाग गया। पूरा मैंसन लुपिन को ढूंढने में बिजी था, लेकिन वो निकल चुका था। बाद में लुपिन और फैंटम दोबारा मिले। एक के पास हीरा था और दूसरे के पास सेफ। तभी सेफ खोलने पे पता चला कि उसके अंदर आया थी। उसी वक्त अचानक सिनिची एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर वहां पहुंच गया। आया ने बताया कि पहले लुपिन ने एनी को डिटेक्टिव समझ लिया था, इसलिए उसने जानबूझकर सिनिची को उससे हारने के लिए कहा ताकि लुपिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। शाम को उसने मास्टर फिन से मुलाकात की और खुद को सेफ में छुपाने की बात कही थी। उसने सेफ को पूरी तरह बंद रखा। लुपिन अब पकड़ा चुका था, लेकिन उसे यकीन था कि फैंटम सिनिची को संभाल लेगा। पर तभी चुपके से फैंटम वहाँ से भाग गया और शिजुको उसका पीछा करने लगी। रेनॉल्ड भी वहाँ पहुँच चुका था और वो उन सबसे एक साथ निपटने का सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक बाहर का पुल टूट जाता है, जिससे कोई भी अब मैंसन से बाहर भाग नहीं सकता। पुल को तोड़ने वाला लुपिन नहीं था, बल्कि वो आदमी था जिसके पास एम लेटर वाली छड़ी थी। उसने अपने ग्रुप के साथ लुपिन को ढूंढने के लिए मैंसन में अटैक किया था। उसके ग्रुप में कोई भी इंसान नहीं था। उनका मकसद सिर्फ हीरा को पाना था और उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं थी। वो लोग अलग अलग होकर सभी लोगों का कत्ल करने लगते हैं। वहीं रेनॉल्ड लुपिन पर हमला करता है और साथ ही सिनिची को भी निशाना बनाता है। सिनिची तो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, पर तभी मौका मिलते ही लुपिन वहाँ से भागने लगा। रेनॉल्ड ने लुपिन को रोक लिया और उससे हीरा मांगने लगा, पर तभी लुपिन ने हीरे को फेंक दिया और वहाँ से भागने लगा। रेनॉल्ड भी उसके पीछे गया और सिनिची भी दोनों का पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद सरलोक और उसका असिस्टेंट वाटसन दोनों भी वहाँ पहुँच चुके थे। वहीं सेफ में रखी आया ने उन्हें पूरी बात बताई और जब आया को पता चला कि एक अजनबी ग्रुप अटैक कर रहा है, उसने सरलोक से कहा कि उसे भी साथ ले जाए, क्योंकि उसका नॉलेज काम आ सकता है। वहीं फैंटम जो शिजुको से बचकर भाग रहा था, उसका सामना फातिमा से हुआ। फातिमा उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका भी नाम उन लोगों की लिस्ट में था जिन्हें रेनॉल्ड और फातिमा को खत्म करना था। उसने अपना क्रॉसबो निकाला और फैंटम पर अटैक करने लगी। फैंटम छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फातिमा के तीरों से वो बच नहीं सका। इस दौरान सरलोक और आया लाइब्रेरी में पहुंचे, जहां काफी लोगों का कत्ल हो चुका था। कातिल का चेहरा देखकर सरलोक ने उसे एस्टर के रूप में पहचान लिया, जो हाल ही में लंदन में ब्रूटल मर्डर के लिए फेमस हुआ था। एस्टर ने उन पर हमला किया, पर सरलोक ने एस्टर के इस ट्रिक को पहचान लिया, जो एक जहरीली सुई से लोगों का कत्ल करता है। जब एस्टर को पता चला कि उन्हें उसके ट्रिक के बारे में पता चल चुका है, उसने फैसला किया कि उन्हें खत्म करना उसके लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर का एक वैम्पायर औरत से सामना होता है। इंस्पेक्टर ने उस पर अटैक भी किया, पर उसके बंदूक से उसे कुछ नहीं हुआ। तभी शिजुको भी उसकी मदद के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन शिजुको अभी भी फैंटम को ढूंढने का मिशन पर थी। इसीलिए उसने पूछा कि क्या उन्होंने फैंटम को देखा है, पर फैंटम के बारे में ना तो इंस्पेक्टर को पता था और ना ही वैम्पायर औरत को। तो शिजुको वहां से जाने वाली थी, लेकिन वैम्पायर औरत ने उसे रोक दिया। इसी वक्त रेनॉल्ड, लुपिन और सिनिची अभी भी हीरे के पीछे लगे थे। तीनों एक चर्च में पहुंच गए और गलती से हीरा वहां गिरा दिया। लुपिन ने सिनिची से साथ मिलकर काम करने के लिए सजेस्ट किया ताकि वो रेनॉल्ड से बच सके। तभी रेनॉल्ड अंदर आता है और सिनिची उसे अपनी बात में उलझाकर ध्यान भटकाने लगता है, जिससे लुपिन को मौका मिला और वो एक पूरा पियानो रेनॉल्ड के सिर पर गिरा देता है। इस दौरान फैंटम अंधेरे का फायदा उठाते हुए फातिमा को अपने ट्रिक से कंफ्यूज कर रहा था। फैंटम आवाज को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट था, इसलिए फातिमा उसकी जगह नहीं पता कर पा रही थी, जिससे उस पर तीर चलाना मुश्किल था। वहीं शिजुको अभी भी इमॉर्टल वैम्पायर के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन उसके पास सिल्वर वेपन होने के बावजूद वैम्पायर को मारना मुश्किल था। शिजुको को ये नहीं पता था कि इस वैम्पायर का खून जहरीला था, जिससे वैम्पायर का खून उस पर लगने के कारण वो खुद के इमोशन पर अपना सेल्फ कंट्रोल खोने लगी। सरलोक भी एस्टर के साथ फाइट में लगा हुआ था, लेकिन उसके पास गोली खत्म हो चुकी थी। तभी आया ने एस्टर से पूछा कि उन्हें हीरा क्यों चाहिए, और पता चला कि वो वेयरवुल्फ ट्राइब को ढूंढकर अपने ग्रुप मेंबर बढ़ाना चाहते हैं। बात करते वक्त अचानक सरलोक ने एक छड़ी उठाई और एस्टर पर अटैक किया, जिससे एस्टर का जहरीला सुई उसी को लग गया। उसने जल्दी जहर से बचने के लिए एंटीडोट निकाला। उससे पहले कि सरलोक उसे रोक पाता, तभी ग्रुप का मास्टरमाइंड उसके सामने आता है।
सरलोक के मुताबिक ये प्रोफेसर मॉरी था। वहीं सिनिची की तरफ रेनॉल्ड अभी भी जिंदा था और अचानक फातिमा और फैंटम भी वहाँ लड़ते हुए गिर पड़े। प्रोफेसर के ग्रुप का एक मेंबर भी वहाँ पहुँच चुका था, जिसने अपनी मैजिक से एक पल में हीरा छीन लिया और दोनों इंश्योरेंस कंपनी के लोगों को एक ही पल में निपटा दिया। लुपिन और फैंटम जान चुके थे कि उस मॉन्स्टर से हीरा वापस लेना इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो भाग गए। वहीं आया मॉरी के नाम से हैरान थी, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का नाम था जो कई साल पहले गायब हो चुका था। उसने आया का शरीर रिसर्च के लिए रखा था और 8 साल बाद वो एक बड़ा क्रिमिनल गैंग बनाने के बाद वापिस आया है। उसने हर तरह के नॉन ह्यूमन क्रिएचर को इकट्ठा किया और एक इंसान को भी अपना स्टूडेंट बनाया। वो इंसान मॉरी से एक मॉन्स्टर का शरीर मांग रहा था, इसलिए मॉरी ने उसे ट्रांसप्लांट सर्जरी की नॉलेज दी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जैक द रीपर था, जिसका 11 साल पहले का क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में सभी को पता था। अब जैक का सामना सुनिची से हो रहा था। दोनों के बीच थोड़ी देर तक फाइट हुई और सिनिची ने देखा कि जैक उससे कुछ मिलता जुलता है। वहीं मॉरी ने बताया कि वो और जैक जापान गए थे डीमन और इमॉर्टल क्रिएचर के सैंपल ढूंढने। डीमन और इमॉर्टल के सेल के ट्रांसप्लांट से उन्होंने एक जबरदस्त फाइटर बनाया जिसकी रीजनरेशन शक्ति गजब की थी। उन्होंने काफी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ज्यादातर डीमन की ताकत से पागल हो गए। जैक के लिए उन्होंने बैलेंस एडजस्ट किया। मॉरी को पता चला कि आया का इमॉर्टल बॉडी भी एक तरह का डीमन हाइब्रिड था, यानी उसके बॉडी पर पहले किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था। आया ने उसकी इस बात को कंफर्म किया और कही कि उसे उस शख्स से नफरत है जिसने उसे ये इमॉर्टैलिटी दी। मॉरी ने आया के सेल का इस्तेमाल करके जैक को डीमन सेल के खिलाफ इम्यून बनाया। फिर उसने जैक को हर जगह ले जाकर दूसरे क्रिएचर का सेल इम्प्लांट किया। अब जैक में वैम्पायर की पावर थी, लेकिन वो चांदी से नहीं डरता था और धूप में चल सकता था। अब उनका अगला टारगेट वेयरवुल्फ की पावर थी, जिसका सिंपल मतलब था कि जैक अब ऐसा क्रिएचर था जिसमें इंसानी शरीर, इमॉर्टैलिटी, डिमोनिक अटैक पावर और वैम्पायर जैसी रीजनरेशन एबिलिटी थी। लेकिन इस पावरफुल क्रिएचर की भी एक कमजोरी थी, सिनिची। जैक ने सिनिची को बुरी तरह हरा दिया था, लेकिन सिनिची के अटैक ने भी जैक पर कुछ ऐसा जख्म छोड़ा जो ठीक नहीं हो रहा था। जैक को याद आया कि सिनिची मॉरी का वो सैंपल था जो भाग गया था, जबकि सिनिची ने जैक को उस शख्स के रूप में पहचाना जो हमेशा उस बूढ़े के साथ रहता था। सिनिची ने उससे झूठ कहा कि वो उसका पीछा यहाँ तक बस अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए किया था। ये सुनकर जैक ने उसे मारने के बजाय नजरअंदाज करने का फैसला किया। वैम्पायर औरत अब शिजुको के इमोशन पर कंट्रोल कर रही थी। तभी शिजुको ने पास रखा एक क्रॉस उठाया और उस वैम्पायर के अंदर डाल दिया। सिल्वर के होने के कारण उसे हील करना मुश्किल था और वो शिजुको को खत्म करना चाहती थी, लेकिन जैक ने एक फ्लेम छोड़कर सबको चलने का सिग्नल किया। प्रोफेसर मॉरी ने देखा कि जैक को जो चाहिए था वो मिल गया, तो उसने एस्टर और विक्टर को भी चलने को कहा। जाने से पहले उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बैंक्वेट बताया। सिनिची सरलोक के ग्रुप से दोबारा मिला और शिजुको भी सेफली वहां पहुंच गई। उन्हें नहीं पता था कि लुपिन का ग्रुप कहां गया, लेकिन सरलोक को पता था कि लुपिन पानी के जरिए भाग चुका है। सेफ के बारे में पता लगा कि लुपिन ने मौका देखकर उसे चुरा लिया होगा और हीरा भी उनके हाथ से अब चला गया। लेकिन तभी सिनिची उन सभी को अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहता था। जैक अपने ऑर्गेनाइजेशन में वापस गया और प्रोफेसर मॉरी को हीरा दिखाने वाला था, लेकिन उसका पॉकेट फटा हुआ था। हीरा अब सिनिची के पास था, जो उसने जैक से छुपा के चुरा लिया था। आया ने हीरे पे लिखा हुआ कोड पढ़ा। उसने सरलोक से कहा कि हीरा रोशनी के सामने रखे और उसमें से एक लाइन दिखी, फैंग फॉरेस्ट। ये वही जगह थी जहाँ वेयरवुल्फ रहते थे। सिनिची को याद आया कि जैक ने भी ऐसा ही कुछ किया था, तो शायद उनके ग्रुप को भी पता होगा कि उन्हें कहाँ जाना है। अगले दिन आया का ग्रुप फैंग फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा। आया ने सबको सावधान करते हुए कहा कि मॉरी के लोग उन पर हमला कर सकते हैं। आया पहले भी एक वेयरवुल्फ से मिल चुकी थी, इसलिए उसने बताया कि वेयरवुल्फ 3 फॉर्म में बदल सकते हैं। इंसानी रूप में वो बिल्कुल इंसान की तरह दिखते हैं, बीस्टमैन रूप में वो इंसानों से थोड़े बेहतर होते हैं और पूरे भेड़िए रूप में उनके सेंसेस काफी तेज हो जाते हैं और उनकी खाल इतनी मजबूत होती है कि गोलियों का भी उन पर कोई असर नहीं होता। आगे चलते वक्त आया के ग्रुप का सामना एक दाढ़ी वाले आदमी से होता है। उसने उन तीनों को मॉन्स्टर इन्वेस्टिगेशन के डिटेक्टिव के रूप में पहचान लिया और उनसे मदद की रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनके गांव से एक लड़की को वेयरवुल्फ ले गए थे। गांव में पहुंचते ही गांव वाले उन्हें देखकर दूर भागने लगे। आया ने उस आदमी से पूरी कहानी सुनाने को कहा। उस आदमी ने बताया कि 1 साल पहले गांव की मेयर की पोती को वेयरवुल्फ ले गए थे और अगले दिन जंगल में उसका शरीर मिला था। उसका सिर और पीठ टूटी हुई थी, पूरे चेहरे बिगड़ा हुआ था और शरीर पर दांत के निशान थे। फिर 4 महीने बाद एक लकड़हारे की 11 साल की बेटी का भी वही हाल हुआ और अगले 4 महीने बाद मिलर की 13 साल की बेटी भी शिकार बनी। तीनों घटना बारिश वाली रात को ही हुई थी और शरीर पर निशान एक जैसे थे, जो साबित करता था कि एक ही शख्स ने ये किया था।
और कल ही एक और छोटी लड़की गायब हो चुकी है। कल उसके पिता ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन कातिल लड़की को लेकर खिड़की से भाग चुका था। पर कल रात बारिश नहीं हुई थी। उस आदमी ने ये भी बताया कैसे 8 साल पहले गांव वालों ने वेयरवुल्फ को गांव से भगा दिया था, किसी बड़े हादसे होने से पहले। तभी चर्च में वो गायब हुई लड़की के पिता ने एक आउटसाइडर पर वेयरवुल्फ होने का शक किया, लेकिन वहाँ 3 बाहर के लोग थे, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। डिटेक्टिव का ग्रुप वहाँ पहुंचा। वो लोग आया की आवाज से कंफ्यूज होकर उसे देखना चाहते थे। आया ने उन्हें उसके असली रूप को देखने से मना किया, पर फिर भी उन्होंने देखा और वो सभी लोग हैरान रह गए। लड़की के पिता ने आया को मॉन्स्टर कहा, लेकिन सिर्फ वही इस केस को सॉल्व कर सकती थी, इसलिए उन्हें उसकी बात सुननी पड़ी। आया ने क्राइम सीन दिखाने को कहा। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। फायरप्लेस कल रात जला नहीं था, तो कातिल शायद वहीं से अंदर आया होगा। फुटप्रिंट और साइज से पता चला कि वेयरवुल्फ एक बिस्टमैन के रूप में था। आया ने दाढ़ी वाले आदमी से वेयरवुल्फ के इससे पहले वाले अटैक के दांत के निशान लाने को कहा। आया ने लड़की की माँ से पूछा कि कल रात उन्होंने क्या किया था। उनका रूटीन नॉर्मल था। लड़की की माँ ने बताया कि खिड़कियों में से एक पूरी तरह बंद थी और दूसरी टूटी हुई थी, लेकिन ठीक कर दी गई थी और खुल नहीं सकती थी। कातिल के भागने का रास्ता साफ था। शिजुको वहाँ पहुंची और आया ने उसे छत पर जाकर कोई निशान ढूंढने को कहा। जब कुछ नहीं मिला तो आया ने शिजुको को कुछ नीचे फेंकने को कहा, जिससे पूरा धूल बाहर आ गया। दाढ़ी वाले आदमी ने दांत का निशान लाया। आया ने कहा कि ये घटना किसी पागल वेयरवुल्फ का काम नहीं, बल्कि किसी समझदार वेयरवुल्फ के हाथों से हुई है। बिस्तर पर खून था, लेकिन भागने के रास्ते पर कोई खून नहीं था, यानी कातिल ने लड़की को एक बैग में डाला होगा। स्टोर रूम का ताला भी टूटा हुआ था और उन्हें पता चला कि करीब 1 साल पहले वहां से बंदूक और गोलियां चुराई गई थी, जो वेयरवुल्फ के पहली घटना के समय से मिलता जुलता था। इसलिए इस बात पर गौर करना जरूरी था। पूरा ग्रुप गांव के मेयर के घर गया। मेयर के पास फैंग फॉरेस्ट और वहां के वेयरवुल्फ के बारे में जानकारी थी और उसे हीरा के बारे में भी पता था। आया ने उनसे डील किया, वो गांव के वेयरवुल्फ केस को सॉल्व करेगी। बदले में मेयर उसे वेयरवुल्फ विलेज की जानकारी देंगे। मेयर के मुताबिक उनमें से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक आर्टिस्ट थी, जो सब बाहर से गांव में आए थे। मेयर ने बताया कि वेयरवुल्फ्स को पहचानने का एक तरीका था, उनके पास खुशबूदार फूल रखना या उनके कान के पास मटके को भरना, जिससे उनके तेज सेंसेस के कारण वो चौंक जाएंगे। लेकिन तीनों आउटसाइडर ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया था। वेयरवुल्फ अपने खून और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते थे, जिसे मॉडर्न वेयरवुल्फ अब सिल्वर और होली वाटर से नहीं डरते। अब वेयरवुल्फ को खत्म करने का एक ही तरीका था, उनको उनके इंसानी रूप में मारना। लेकिन अगर वेयरवुल्फ किंग पैदा हो जाए तो सारा पुराना तरीका बेकार हो जाएगा। वेयरवुल्फ किंग एक लीजेंड था, जिसमें वेयरवुल्फ क्लैन में एक ऐसा उल्फ पैदा होता है जिसे उनका देवता माना जाता है। मेयर ने पहले भी सिल्वर से इम्यून वेयरवुल्फ को देखा था। 8 साल पहले एक वेयरवुल्फ माँ और बच्चे गांव में आए थे और सबको धोखा देकर इंसानों की तरह रह रहे थे। लेकिन एक छोटी लड़की लुइस, जिसे कल रात वेयरवुल्फ ले गए, उसने उन्हें पहचान लिया और गांव वालों के साथ उन्हें भगाने में मदद की। तब से लुइस को गांव की गार्डियन माना जाता था, लेकिन अब वो भी किसी अनजान कातिल के हाथों गायब हो चुकी थी। और भी जानकारी के लिए आया के ग्रुप इंजीनियर के घर गए। इंजीनियर ने बताया कि तकरीबन 13 साल पहले उसने जंगल के अंदर एक घायल प्रेग्नेंट औरत को देखा था। उसे पता चला कि उसका नाम रोज है और उसे लगा कि वो किसी घर की सर्वेंट होगी जिसका अपने मालिक से संबंध होगा, इसीलिए उसे भगा दिया गया होगा। उस वक्त गांव वाले इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो इंजीनियर उसे गांव में ले आया और उसका ध्यान रखने लगा। कुछ महीने बाद रोज ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम जेड था। रोज ज्यादातर घर में रहती थी और एक बहुत ही समझदार और अच्छी दिल की लेडी थी। लाइफ नॉर्मल चल रही थी, जब तक एक दिन रोज ने लुइस को अपनी बेटी समझकर गलती की। क्योंकि दोनों बच्चियों का चेहरा मिलता जुलता था, अपनी वेयरवुल्फ की पहचान रिवील कर दी। रोज और उसकी बेटी जेट भागते हुए एक टावर में छुप गए, लेकिन गांव वालों ने उन्हें नहीं छोड़ा और दोनों को मारने के लिए पूरी टावर को जला दिया। और इंजीनियर ने खुद उनकी मौत को कंफर्म किया था। इंजीनियर को डॉक्टर पर भरोसा था, इसलिए अब बस एक ही शख्स बची थी, वो आर्टिस्ट लड़की। आया का ग्रुप फिर उस आर्टिस्ट के घर गए। 5 साल पहले वो यहाँ झरने की पिक्चर बनाने आई थी और यहाँ के सुंदर नजारों के कारण तब से यहीं रह रही थी। जिन बच्चियों की मौत हुई, उनके माता पिता ने उससे अपने बच्चियों के पोर्ट्रेट बनाने को कहा था। आर्टिस्ट के मुताबिक कातिल शायद एक जंगली भेड़िया था, क्योंकि कभी कभी सुबह जल्दी या सूरज ढलने वक्त उसने एक गोल्डन रंग का भेड़िया देखा था जो काफी अलग था।
सिर्फ उसने ही ये भेड़िया देखा था क्योंकि वो गांव के किनारे रहती थी, इसलिए अब गांव के लोग उस पर भी शक करते हैं। ये साफ नहीं था कि आर्टिस्ट कातिल है या नहीं, लेकिन आया को पता था कि उसने झूठ बोला था कि वो एक आर्टिस्ट परिवार से है और आर्ट स्कूल में पढ़ी है। उसके पेन पकड़ने के तरीके असली आर्टिस्ट जैसे नहीं थे और आया ने ये देख लिया था। आया के दोबारा सवाल करने पर फिर वो आर्टिस्ट लड़की सच बताने लगी। उसने कहा कि वो एक अनाथ है और अक्सर भेदभाव की शिकार होती थी, इसलिए उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए झूठ बोला क्योंकि उसे बचपन में ही छोड़ दिया गया था। फिर इसके बाद जब आया का ग्रुप इंजीनियर के बताए जंगल के उस इलाके में जांच कर रहा था जहां उसने रोज को देखा था, तभी बैंक्वेट ग्रुप दूर से उन पर नजर रखे हुए था। शाम को आया डॉक्टर अंकल के घर पर थी जिसने लुइस की चीख सुनी थी जब उसे ले जाया गया था। आया ने अचानक पूछा कि लुइस के माता पिता उस छोटी लड़की के साथ कैसा व्यवहार करते थे। आया ने लुइस की व्हील चेयर को देखा था। उसके पहिए और आर्म रेस्ट गंदे और पुराने हो चुके थे, लेकिन पीछे का हैंडल एकदम नया जैसा था। डॉक्टर ने बताया कि लुइस खुद ही अपना काम करना सीख चुकी थी, तो शायद उसके माता पिता उसका उतना ध्यान नहीं रखते थे। आया ने पूछा कि क्या लुइस कभी अकेली बाहर गई थी। ज्यादातर नहीं, लेकिन डॉक्टर को याद आया कि 1.5 साल पहले लुइस एक दिन गायब हो गई थी। शाम होने तक गांव वालों ने उसकी व्हीलचेयर नदी के किनारे कीचड़ में फंसी हुई देखी, जिससे वो हिल नहीं पा रही थी। जब पूछा गया कि वो वहां अकेले क्यों गई थी, तो लुइस ने कहा कि वो आर्टिस्ट के घर जाना चाहती थी। आया को अब गांव की हालत काफी कुछ समझ में आ चुकी थी। तभी अचानक वहां 2 और नए मेहमान आते हैं और तुरंत उनसे लड़ने लगते हैं। ये दोनों वही इंश्योरेंस ग्रुप के नंबर 3 और नंबर 4 थे जो वेयरवुल्फ को ढूंढने आए थे। लेकिन अब अगर वो हीरा चुरा भी ले, फिर भी उन्हें नहीं पता था उसे कैसे इस्तेमाल करना है। सिनिची ने बताया कि सिर्फ गांव के मेयर ही जानते हैं कि हीरा कैसे काम करता है और उसने आया से वादा किया है कि अगर वो केस सॉल्व कर लेगी तो वो उन्हें बताएंगे। दोनों साइड ने लड़ाई रोक दी और नंबर 3 ने आया से जल्दी केस सॉल्व करने को कहा। इसके बाद फिर आया को सिनिची का इलाज जारी रखना पड़ा और सिनिची ने देखा कि शिजुको उससे जल रही थी। तभी अचानक उन्हें लोगों की आवाज सुनाई दी। बाहर जाकर पता चला कि गाँव वाले दौड़ते हुए लेडी आर्टिस्ट के घर को घेरने लगे। आर्टिस्ट ने सबको दूर रहने के लिए चिल्लाया और कहने लगी कि वही कातिल है जिसने सारे लड़कियों को खाया है। फिर वो भेड़िया में बदल गई और बाहर की तरफ दौड़ी। नंबर 3 ने सिल्वर की गोलियां चलाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और वो भाग गई। आया का ग्रुप उसके पीछे भागा। तभी शिजुको ने भेड़िए पे अटैक करके उसे वहीं रोक दिया। सिनिची भी वहां पहुंच चुका था। उसने आया को साइड में फेंका और भेड़िए से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। नंबर 3 और नंबर 4 भी वहां पहुंचे और कुछ गोलियां चलाई। जब शिजुको भी मदद के लिए गई, वेयरवुल्फ ने उससे बचते हुए आया को नदी में फेंक दिया। शिजुको ने आगे बढ़कर आया को बचा लिया और खुद झरने में गिर गई। हालांकि कातिल भाग चुका था, पर गांव के मेयर ने फिर भी उन्हें हीरा इस्तेमाल करने का तरीका बताया। उसने बताया कि उन्हें गांव के एंट्रेंस के पास जाना होगा जहां जला हुआ टावर है और वहां खड़े होकर सूरज की रोशनी का इंतजार करना होगा जब तक वो हीरे पर लिखी पोयम के पहले वर्ड से गुजर नहीं जाता। तब उन्हें वेयरवुल्फ की लोकेशन मिल जाएगी। आया का ग्रुप और वो इंश्योरेंस ग्रुप ने मेयर की बातों को मानते हुए फैंग फॉरेस्ट में वेयरवुल्फ के गांव का पता लगा लिया। दूर से बैंक्वेट ग्रुप भी उन पर नजर रखे हुए थे। ये सब देखते हुए उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर शिजुको को अब होश आ चुका था। वो नदी के बहाव के साथ बह गई थी और एक वेयरवुल्फ जिसका नाम नोरा था उसने शिजुको को बचा लिया था। नोरा ने अपने दोस्तों को शिजुको को हील करने को कहा, जिससे वो क्रिटिकल हालत से निकल आई। शिजुको को पता था कि वेयरवुल्फ गांव दिन को सोता था और आधी रात को जगता था। इंसानों से बिल्कुल उल्टा। वेयरवुल्फ इंसानों को अपने गांव में आने नहीं देते हैं, इसलिए शिजुको को जल्दी वहां से निकलना होगा। इसी दौरान शिजुको को पता चला कि इस वेयरवुल्फ गांव में एक सीरियल किलिंग केस चल रहा था जहां शिकार यंग लड़कियां थी और ये घटनाएं बारिश के दिनों में होती थी। लेकिन शिजुको की जो बंदूक थी उनके गांव पर हुई लड़कियों की कत्ल की निशानों से बिल्कुल अलग थी, इसलिए उन्होंने उसे कातिल नहीं माना। शिजुको ने उन्हें कहा कि वो आया के आने का इंतजार करे क्योंकि वो इस केस को सॉल्व कर सकती है, लेकिन जितना ज्यादा लोग गांव में आएंगे उतना ही मुश्किल होगा। नोरा ने सोचा कि शिजुको का जल्दी इस गांव से निकलना ही बेहतर होगा। जाने से पहले शिजुको ने केस के बारे में और जानकारी मांगी। पता चला कि ये 1 साल पहले शुरू हुआ था। हर 4 महीने में एक मौत होती थी और अब तक 3 शिकार हो चुके थे। सारे शिकार के शरीर पर सीने में गोली लगी थी और गाँव के मर्द हमेशा कातिल के सुराग को खो देते थे क्योंकि बारिश सब निशान मिटा देती थी। अभी तक किसी ने गोली की आवाज नहीं सुनी थी और सिर्फ ये पता था कि कातिल एक हैंडगन इस्तेमाल करता था और अचानक हमला करने में और निशाना मिटाने में कातिल माहिर था। शिजुको को जांच नहीं कर सकी, इसीलिए वो लोग उसे बाहर निकालना चाहते थे। उन्हें एक पानी वाली जगह ढूंढनी थी ताकि शिजुको की खुशबू मिटा सके। नोरा ने मर्दों को दूर ले जाने का प्लान बनाया ताकि उसके 2 दोस्त शिजुको को निकाल सके। रास्ते में शिजुको को पता चला कि गांव की कोई लड़की भाग नहीं सकती थी
क्योंकि मर्द उन्हें पकड़ लेते थे। गांव के मुखिया ने सभी लड़कियों को अकेले रहने के लिए मजबूर किया ताकि उनकी आने वाली नस्ल सुधारी जा सके। अचानक कुछ मर्द उनके सामने आ गए तो दोनों लड़कियों ने उनके सामने नाटक किया। जब वो वहाँ से निकलने ही वाले थे, एक छोटी सी गलती के कारण शिजुको की पहचान सामने आ गई। वेयरवुल्फ ने उसका पीछा किया और आखिर में उसे चारों तरफ से घेर लिया। शिजुको ने दोनों लड़कियों की बचाव करने की कोशिश की ताकि उसके कारण उन्हें सजा ना मिले। गांव की मुखिया वहां आई और शिजुको को तुरंत मारना चाहती थी, लेकिन दोनों लड़कियों ने कहा कि नोरा ने शिजुको को बचाया था। मुखिया ने उसकी बात सुनने का फैसला किया। उन्होंने शिजुको को वुड हिल पर ले जाकर पूछताछ की, जहां किसी का झूठ या सच का फैसला होता था। वुड हिल रोज के केस के बाद कभी दोबारा यूज नहीं हुआ था। शिजुको ने वेयरवुल्फ को बार बार समझाने की कोशिश की, पर मुखिया ने उसकी हर बात को झूठ माना। दोनों लड़कियों ने शिजुको को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तभी अचानक एक गोली की आवाज आती है। पूरा क्लैन जंगल की तरफ दौड़ता है जहाँ नोरा के शरीर पर गोली लगा हुआ था। आज बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। गांव के मुखिया ने शिजुको को दोषी ठहराया, लेकिन मर्दों ने कहा कि शिजुको पूरे वक्त वुड हिल पर बंद थी, तो उसने ये कैसे किया होगा। वेयरवुल्फ परेशान थे, इसलिए उन्होंने शिजुको को क्राइम सीन जांचने का परमिशन दे दिया। वहाँ बहुत कम खून था, तो शिजुको ने अंदाजा लगाया कि ये वो जगह नहीं थी जहाँ कत्ल किया गया है। नोरा का शरीर गीला था, लेकिन उसके कपड़े सूखे हुए थे, यानी वो कहीं भींगी थी। फिर अपने कपड़े पहने और फिर उसे गोली मारी गई और उसका शरीर यहाँ लाया गया। पास के एक पेड़ पर गोली की निशान थी, यानी 2 गोलियां चली थी, लेकिन सिर्फ एक की आवाज सुनाई दी। शिजुको ज्यादा मदद नहीं कर सकी, इसलिए वेयरवुल्फ ने उसे निपटाने का फैसला किया, क्योंकि वो किसी और को गाँव में नहीं आने देना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर आया का ग्रुप गाँव की तरफ जा रहा था जब विक्टर ने उन पर हमला किया। उसने शिनिची और आया को एक खाई में खींच लिया और इंश्योरेंस ग्रुप से अलग कर दिया। विक्टर ने बताया कि उसने दोनों को इंश्योरेंस ग्रुप से बचा लिया और बदले में वेयरवुल्फ गांव का पता मांगा। शिनिची से पता जानने के बावजूद विक्टर को डर था कि शिनिची झूठ बोल सकता है, इसलिए उसने हीरा मांगा, ये वादा करते हुए कि वेयरवुल्फ गांव में मिलने पर वो वापस कर देगा। और इसके बाद दोनों अलग हो गए। शिनिची और आया वेयरवुल्फ गांव पहुंचे जहां नोरा का फ्यूनरल चल रहा था। एक फीमेल वेयरवुल्फ की मदद से शिनिची और आया जेल में शिजुको से मिले। आया ने शिजुको से कत्ल के दौरान मिले निशानों के बारे में पूछा। तभी वेयरवुल्फ ने उन दोनों की खुशबू को पकड़ लिया और जेल की तरफ जाकर चेक करने का फैसला किया। वहीं हंगामा रोकने के लिए शिजुको जेल में रुकने को तैयार थी, जबकि शिनिची आया के साथ क्राइम सीन जांच करने चला गया। वेयरवुल्फ ने जल्दी उनकी खुशबू पकड़ ली और पीछा शुरू किया। आया ने शिनिची को उस पत्थर के पास घूमने को कहा जिस पर नोरा का लाश मिला था। उसने शिनिची को एक स्विच ढूंढने में मदद की और दोनों वेयरवुल्फ के आने से पहले एक सुरंग में घुस गए। यह वही तरीका था जिससे कातिल हर जुर्म के बाद अपना निशान छुपाता था। सुरंग में अभी भी खून था और कातिल की बंदूक भी वही थी, यानी शिकार को यही मारा गया होगा और उसका शरीर को ऊपर ले जाया गया होगा। आया ने पहचान की कि ये वही बंदूक थी जो लुइस के पिता ने स्टोर रूम से चोरी होने की बात कही थी। आगे बढ़ने पर नोरा के खून का निशान मिला और एक झील दिखी। वहाँ एक कोना ऐसा था जिसे देखकर लगा कि कोई वहाँ रहता था। दीवार पर दिन काउंट करने के निशान बने थे और ज्यादा जानकारी के लिए केव में आगे जाना जरूरी था। इस दौरान इंसानी गांव में किसी को लुइस का शरीर मिल चुका था। वहीं सुरंग के अंदर आया और शिनिची ने उस लड़की आर्टिस्ट का शरीर भी सुरंग के पास देखा और ये सुरंग उन्हें इंसानी गांव तक ले जाती है। आया को समझ आया कि रोज भी सालों पहले इस सुरंग का इस्तेमाल करके इंसानी गांव में आई होगी। दोनों डॉक्टर अंकल से दोबारा मिले और उन्हें पता चला कि लुइस का शरीर मिल चुका है। लुइस के माता पिता से मिलने पर आया ने पूछा कि जब लुइस गांव की गार्डियन बनी उससे पहले वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। उन्होंने बताया कि लुइस तब एक बोझ मानी जाती थी क्योंकि वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी। 8 साल पहले उसके माता पिता ने उसे जंगल में छोड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन इत्तेफाक से जेट, रोज की बेटी, उसी रात लुइस को वापस गाँव ले आई। लुइस ने फिर रोज और उसकी बेटी का वेयरवुल्फ होने की ये बात सबको बता दी ताकि वो गांव के लिए यूजफुल साबित हो और उसे दोबारा ना छोड़ा जाए। लुइस काफी चालाक थी क्योंकि अगर उसने उनकी पहचान नहीं खोली होती तो गांव वाले जांच करते और उसके माता पिता का उसे छोड़ने का राज खुल जाता। आया को सब कुछ समझ आने लगा और उसने वेयरवुल्फ गांव में वापस जाने का फैसला किया। दोनों सुरंग के जरिए वापस गए और रास्ते में कुछ चीजों का जायजा लिया। नंबर 3 और नंबर 4 ने भी यही सुरंग ढूंढ लिया और पूरे गांव को बुला लिया। बैंक्वेट ग्रुप की वेम्पायर लड़की वेयरवुल्फ गांव में घुस चुकी थी और उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आया का ग्रुप शिजुको को जेल से छुड़ा चुका था। आया ने कहा कि वो गांव वापस जाएगी क्योंकि उसे कुछ और क्लियर करना था। उसने एक फीमेल वेयरवुल्फ से पूछा कि क्या ये सच है कि गांव वाले रात को जगते हैं और सब लोग अलग अलग रहते हैं। कंफर्म होने पर उसने शिनिची को वेयरवुल्फ का ध्यान भटकाने का
का काम दिया। उसी वक्त जब मर्दों को पता चला कि शिजुको भाग गई, उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। वहीं विक्टर और एस्टर ने भी भेड़ियों की आवाज सुनते ही एक्शन लिया। शिनिची ने देखा कि 3 वेयरवुल्फ उसका पीछा कर रहे हैं और उसने चालाकी से एक एक करके उन्हें हरा दिया। आया वेयरवुल्फ क्लैन के कब्रिस्तान में पहुंची ताकि आखिरी क्लू पता कर सके। अचानक वेयरवुल्फ गांव में आग लग गई। नंबर 3 और नंबर 4 गांव वालों को वेयरवुल्फ से बदला लेने के लिए यहाँ तक ले आए थे। बैंक्वेट ग्रुप के तीनों मेंबर ने वेयरवुल्फ का कत्ल करना शुरू कर दिया। आया ने फीमेल वेयरवुल्फ से कहा कि नोरा का शरीर खोदकर उसे जांचने के लिए निकाले। उसने शिजुको को वेयरवुल्फ की मदद के लिए वापस भेजा। शिजुको बची हुई फीमेल वेयरवुल्फ को ढूंढने गई, लेकिन उसका सामना वैम्पायर लड़की से हुआ। नंबर 4 का अब विक्टर के साथ बातचीत शुरू था, जबकि नंबर 3 का सामना एस्टर से हुआ। थोड़ी देर बाद आया को पूरा मामला समझ आ गया और वो गांव वापस जाकर सबको ये सच बताने वाली थी। दोनों साइड के बीच लड़ाई चल रही थी। जब नंबर 4 ने विक्टर को जंजीरों से बांध दिया, शिनिची विक्टर की मदद के लिए आया, लेकिन नंबर 4 जंजीरों में काफी एक्सपर्ट था, जिससे शिनिची को मुश्किल हो रही थी। शिनिची को परेशान देखकर विक्टर ने अपना हाथ तोड़ दिया और नंबर 4 की तरफ फेंका। तभी मौका मिलते ही शिनिची ने उसे किक करके बेहोश कर दिया। शिनिची ने विक्टर से हीरा वापस मांगा और आया के बॉडी के बारे में पूछा। उसे पता चला कि वो अभी भी लंदन में है और उनके हेडक्वार्टर में सुरक्षित है। दूर नंबर 3 और एस्टर लड़ रहे थे। नंबर 3 ने एक बेलचा ऊपर उछाला और एक एंगल से गोली चलाई जो एस्टर को जा लगी। इधर शिजुको वैम्पायर के साथ लड़ रही थी, पर इस बार शिजुको थोड़ी संभल के लड़ रही थी ताकि उस वैम्पायर का जहर उस पर दोबारा ना लगे। तभी वैम्पायर ने शिजुको को बताया कि उसका जहर किसी पर एक ही बार काम करता है। शिजुको को उसकी बात पर यकीन नहीं था, तो वैम्पायर ने उसके पैर पर एक निशान लगाया। लेकिन तभी शिजुको एक बार फिर अपना माइंड खोने लगी, पर वैम्पायर ने कहा कि उसने जो बताया था वो सच है और ये सिर्फ एक इल्यूजन था। उसने शिजुको को वहीं छोड़ दिया और वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ नंबर 3 को लगा कि उसने एस्टर को मार दिया, लेकिन एस्टर ने एक नकली बॉडी का इस्तेमाल करके उसे अपनी जहरीली सुई से मार दिया। शिनिची और आया शिजुको से दोबारा मिले। शिनिची केस सॉल्व करना चाहता था, लेकिन आया ने उसे एक और काम दिया। वहीं दोनों गांव के लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। आखिर में आया आई और सबको रुकने के लिए कहा। आया ने कहा कि उसने दोनों केस के कातिल का पता लगा लिया है। वो शख्स वुड हिल पर खड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि लुइस और नोरा यानी रोज की बेटी जेट थी। आया सबको एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि जहाँ लुइस का किडनैप हुआ था, सबूत दिखाता था कि कोई कमरे में नहीं घुसा था, लेकिन खिड़की से उल्फ के रूप में किसी के कूदने का निशान था। फायर प्लेस के पास जो फुटप्रिंट के निशान थे, उसके आसपास धूल होनी चाहिए थी अगर कोई चिमनी से आया होता, लेकिन वहाँ सब साफ था, यानी ये सब जानबूझकर किया गया था। जब आया को पता चला कि जेट और लुइस एक जैसी दिखती थी, उसे शक हुआ कि जेट पहले से जिंदा थी। उस रात आर्टिस्ट का भेड़िया बनकर भागना असल में वो आर्टिस्ट नहीं बल्कि जेट थी। शिनिची के पैर पर दांत के निशान इंसानी गांव में हुए सारे कत्लों के निशान से मिलता था। आर्टिस्ट को तो उनके पूछताछ करने के बाद ही मार दिया गया था। नोरा का शरीर जो कल वेयरवुल्फ गांव में मिला, असल में गुफा के अंदर मारा गया था, क्योंकि अगर कोई इंसान वहां से गुजरता तो उन्हें लैंप चाहिए होता। सिर्फ वेयरवुल्फ अंधेरे में बिना लैंप के चल सकता है, इसलिए नोरा का शरीर भी जेट ने बनाया था। कल रात मारा गया शख्स छोटा और 1.5 साल से उस गुफा में रह रहा था, इसलिए आया को यकीन था कि कल रात जो शख्स मारा गया असल में लुइस थी, न कि वो नोरा जो लुइस बनकर रह रही थी, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते थे। आया ने 5 वजह बताई जिससे जेट के लिए ये सब करना पॉसिबल था। पहला, दोनों गांव आसपास में कभी बात नहीं करते थे। दूसरा, सुरंग से जेट 1 घंटे में दोनों गांव के बीच आ जा सकती थी। तीसरा, दोनों गांव का लाइफस्टाइल और एक्टिविटी टाइम बिल्कुल उल्टा था। चौथा, लुइस के अपने गांव के लोगों से बहुत कम बातचीत होता था और वेयरवुल्फ विलेज में नोरा भी अकेली रहती थी, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। पांचवा, सुरंग में झील थी जो जेट को अपनी खुशबू मिटाकर दोनों गांव में पहचान बदलने में मदद करती थी। और कल जो इंसानी गांव में लुइस का शरीर मिला, उसे जेट ने खोदकर निकाला था, जो नोरा की बॉडी थी। उसने लाश को काटकर दांत से नोच दिया और गोली का जख्म को छुपा दिया। जेट ही दोनों गांव के केस की कातिल थी। आया को लगा कि जेट ने अपना बदला के कारण ये सब किया था। 13 साल पहले रोज इस वेयरवुल्फ गांव से भागी थी और इंसानी गांव पहुंच गई थी। कुछ महीने बाद जेट पैदा हुए। कुछ समय होने के बाद लुइस ने उनकी वेयरवुल्फ पहचान सबके सामने ला दी, जिससे दोनों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन जेट जिंदा बच गई और वेयरवुल्फ गांव भाग आई। टावर में मिला छोटा स्केलेटन असल में एक लोमड़ी का था। जेट वेयरवुल्फ गांव वापस आकर अपना नाम नोरा रखी, लेकिन इस गांव से भी वो नफरत करती थी। उसने दोनों गांव के बीच झगड़ा शुरू करने का प्लान बनाया। 1.5 साल पहले जेट ने लुइस को किडनैप किया, लेकिन लुइस भी अपने गांव से नफरत करती थी, इसलिए उसने जेट के इस बदले वाले प्लान में साथ दिया। जेट ने 2 पहचान के साथ जीना शुरू किया और जानकारी इकट्ठा
की 1 साल पहले उसने लगातार कत्ल करके दोनों गांव के बीच दुश्मनी बढ़ा दी और अपना निशान मिटाने के लिए ये सब प्लान किया। लेकिन जब आया का ग्रुप वहां आया, उसका प्लान बिगड़ गया। जेट ने आर्टिस्ट को फंसाया और भाग गई। उसने शिजुको को बचाया और जानबूझकर उसकी पहचान सबके सामने ला दी। जब पूरा गांव उससे पूछताछ कर रहा था, वो सुरंग में गई, लुइस को मारा और शरीर ऊपर ले आई, जिससे एक झूठा क्राइम सीन बने। उसने पेड़ पर गोली चलाई ताकि शिजुको पर शक न जाए। जब सबको लगा कि नोरा अब मर चुकी थी, उसने लुइस का शरीर खोदकर निकाला और उसे इंसानी गांव ले गई और वो सुरंग का छुपा रास्ता भी खोल दिया, जिससे दोनों गांव आपस में लड़ने लगे। लेकिन जेट ने कहा कि आया अभी भी गलत है और वो वहां से भाग गई। वो सुरंग से भाग रही थी, पर तभी उसकी मुलाकात वहां सिनिची से हुई, जो उसे पकड़ने के लिए वहां इंतजार कर रहा था। जेट ने कहा कि वो वेयरवुल्फ किंग है और कैंडल बुझाकर सिनिची पर हमला करने लगी। लेकिन सिनिची ने उसे झील में ढकेल दिया और जब वो पूरी तरह भीग गई, सिनिची ने उसे बांध दिया। आया भी वहां पहुंची और उसने बताया कि दोनों गांव अब सुलह कर चुके हैं। आया ने सिनिची से जेट को छोड़ने को कहा क्योंकि उसका अंदाजा गलत था। जेट ने ये सब बदले के लिए नहीं, बल्कि वेयरवुल्फ औरतों को गांव के मुखिया के बनाए नियमों से आजाद दिलाने के लिए किया था। वो न सिर्फ एक वेयरवुल्फ किंग थी, बल्कि एक लड़की भी थी, जिससे आने वाले फ्यूचर में उसके साथ जो होने वाला था उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल था। उसने अपने जैसे लोगों को ऐसी बेकार किस्मत से बचाने के लिए ये सब किया। नोरा वेयरवुल्फ गांव के लड़कियों को वहां से भगा देती थी और एक जैसी दिखने वाली इंसानी लड़कियों को मार के वेयरवुल्फ गांव में छोड़ देती थी और फिर उसी लड़की की बॉडी को वापस अपने दांतों से घायल करके इंसानी गांव में छोड़ देती थी। और इस तरह उसने 3 लोगों की कुर्बानी देकर 3 लोगों को बचाया। आया ने कहा कि उसका नतीजा गलत था, इसलिए वो जेट को जाने देगी और अगर उसे मौका मिले तो वो उससे दोबारा जरूर मिलेगी। आया को लगा कि ये पहली बार था जब वो गलत थी और एक अपराधी को छोड़ रही थी। उसे पता था कि दोनों गांव ने अपना सबक सीख लिया है, लेकिन उसे यकीन था कि तब भी कुछ नहीं बदलेगा। और इसी के साथ यहाँ ये एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है और अगला पार्ट जानने के लिए सीजन 2 का इंतजार करिए। अभी के लिए अलविदा, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।